हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्वांटम कंप्यूटर के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं अभिषेक कुमार, फैकल्टी ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, आपको डील कर रहा था एक इम्पॉर्टेंट पेपर कंप्यूटर साइंस के लिए, दैट इज C++, जिसको आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भी कहते हैं। तो हम लोग ओप्स के फर्स्ट वीडियो में, C++ के फर्स्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था ओप्स के फीचर्स के बारे में, क्योंकि C++ एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है और हमने डिस्कस किया था कि क्लास क्या होता है और ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो एक बार ब्रीफली हम फिर से बता दें, क्लास एक ऐसा चीज़ है जो फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करता है, बस एक कॉन्सेप्चुअल नेम होता है ना। इसका जैसे फ्रूट एक क्लास है, इसका कोई अपना प्रॉपर्टी और बिहेवियर नहीं होगा, है ना। लिखा था हमने, इट डजेंट हैव प्रॉपर्टी एंड बिहेवियर। इसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है, हम उसको पहचान नहीं सकते हैं। लेकिन ऑब्जेक्ट का फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है, हम उसको पहचान सकते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है फ्रूट इज ए क्लास, लेकिन इस फ्रूट का कोई कलर नहीं है, फल का कोई रंग नहीं होता, फल का कोई टेस्ट नहीं होता, फल का कोई डिज़ाइन, कोई आकार नहीं होता। लेकिन ऑरेंज का आकार होता है, कलर होता है, टेस्ट होता है। ये ऑब्जेक्ट है। फ्रूट ऑरेंज जो है एक ऑब्जेक्ट है किस क्लास का? फ्रूट क्लास का। तो हम लोग ऑरेंज का यहाँ पर देखें कि प्रॉपर्टी और बिहेवियर होता है, लेकिन फ्रूट एक क्लास है और उस फ्रूट का कोई बिहेवियर नहीं होता है। तो हम लोगों ने यहाँ तक डिस्कशन किया था। आज हम लोग डिस्कस करेंगे दो और फीचर्स, दैट इज़ हम लोग लास्ट क्लास में बताया था कि आपको कि नेक्स्ट वीडियो में जो डिस्कशन होगा हमारा वो किसके ऊपर होगा जी? डेटा एब्स्ट्रैक्शन एंड इनकैप्सुलेशन के बारे में। तो हम लोग डिस्कस करते हैं पहले डेटा एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है। C++ एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, जिसका तीसरा फीचर्स हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज डेटा एब्स्ट्रैक्शन। ओके, क्या होता है एब्स्ट्रैक्ट का मतलब? क्या होता है एब्स्ट्रैक्ट का मतलब? होता है कॉन्साइज, मतलब समराइज्ड, मतलब शॉर्ट फॉर्म में, है ना। तो इसको अगर हम लोग रियल लाइफ के एग्जांपल से समझें तो इस तरीके से समझ सकते हो, जैसे आप घर में पंखा यूज़ करते हो, फ़ैन, टीवी यूज़ करते हो, बल्ब यूज़ करते हो, तो आप जैसे स्विच को ऑन करते हैं, तो जैसे ही स्विच को ऑन करते हैं तो फ़ैन चलने लगता है, आप स्विच को ऑन करते हैं तो बल्ब जलने लगता है। लेकिन आप पूरा प्रोसेस जानते हो कि कैसे ये फ़ैन चलता होगा, कैसे ये बल्ब जलता होगा। जैसे आपने स्विच ऑन किया, ऐसे बोर्ड से स्विच को ऑन किया तो फ़ैन मूव करने लगा। लेकिन आप सोचो कि स्विच के ऑन करने से फ़ैन कैसे मूव करने लगा? फ़ैन उधर है, स्विच यहाँ पर है। तो जैसे ही स्विच को ऑन करते होंगे तो कहीं ना कहीं वो वायर को क्या करता होगा? कनेक्ट करता होगा और वो करंट को सप्लाई कर देता होगा, और सप्लाई होकर के पंखे के पास गया, फ़ैन के पास कंडेंसर होगा, मोटर होगा, ट्रांसफार्मर होगा, कैसे वो उसको मूव करता होगा, और जो विंग्स होते हैं फ़ैन के वो घूमने लगते हैं। तो ये जो पूरा प्रोसेस है कि कैसे उसके तक करंट गया, कैसे उसमें कंडेंसर क्या किया, उसमें मोटर क्या किया, उसमें ट्रांसफार्मर क्या किया, उसमें विंग्स कैसे घुमाया, ये पूरा प्रोसेस हमको जानने का ज़रूरत नहीं है। हमको बना दिया गया है, स्विच दे दिया गया है, हम स्विच को प्रेस करते हैं तो पंखा चलने लगता है, हम स्विच को ऑफ करते हैं तो पंखा बंद हो जाता है। लेकिन कैसे हो रहा है ये काम, हमको वो जानने का ज़रूरत नहीं होता है। लाइट में भी ऐसा ही है, आप स्विच को ऑन करते हैं तो लाइट जलने लगता है, बल्ब ऑन हो गया, जैसे ही स्विच ऑफ करेंगे बल्ब बुझ गया। लेकिन आप सोचो कि इलेक्ट्रिसिटी जा रहा है तो कैसे वो बल्ब लाइट ब्लिंक, मतलब कैसे लाइट जनरेट कर रहा है, इलेक्ट्रिसिटी से लाइट कैसे बन रहा है वहाँ पर। तो हमको पूरा डिटेल जानने का ज़रूरत नहीं है, हम बस जानते हैं कि हाँ ऑन करेंगे तो बल्ब जलेगा, ऑफ करेंगे तो बल्ब बुझेगा, बट पूरा प्रोसेस कि ये काम कैसे हो रहा है हमको जानने का ज़रूरत नहीं होता है। और भी प्रैक्टिकल एग्जांपल देख सकते हैं हम लोग, जैसे एटीएम चले जाओ तो बहुत सारा जो आजकल ग्रामीण, मतलब गांव के जो लोग होते हैं, सीनियर सिटीज़न हैं या बहुत ज़्यादा एजुकेटेड नहीं हैं, तो उनको भी एटीएम यूज़ करना आता है। नहीं भी आता है तो गार्ड एक दो बार बता देता है तो वो सीख जाते हैं कि अच्छा ये काम करना है ऐसे। तो एटीएम गए, कार्ड स्वैप किए, कार्ड स्वैप करने के बाद पूछा जाता है कि अच्छा आपको करना क्या है? बैलेंस इंक्वायरी करना है, पैसा निकालना है, डिपॉजिट करना है, मिनी स्टेटमेंट निकालना है। तो वो इंसान सेलेक्ट किया कि हाँ हमको क्या करना है? विड्रॉ करना है। तो विड्रॉ मतलब पैसा निकालने का ऑप्शन सेलेक्ट किया। फिर पूछा जाता है अच्छा कौन सा, मतलब किस तरह का आपका अकाउंट है, सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट। वो चुन लिया कि हाँ मेरा सेविंग अकाउंट है, बचत खाता है। उसके बाद अमाउंट पूछा जाता है कितना निकालना है, तो वो लिख दिया कि हाँ 2000 हमको विड्रॉ करना है, पैसा निकालना है। एंड देन पिन नंबर इंटर किया और ऐसा ट्रांजेक्शन हो गया सपोज। तो
उसको पता है कि हम ये से कम काम करेंगे तो पैसा मिल जाएगा, लेकिन वो पैसा कैसे, नोट को कैसे गिनता होगा, नोट कैसे बाहर आता होगा। तुम खुद सोचो कि पैसा हम डिपॉजिट कराए हैं बैंक के ब्रांच में जाके, और वो ब्रांच मान लो दूसरे एरिया में है, अब हम 5 किलोमीटर दूर आ गए हैं और वहाँ एक एटीएम मिला, तो क्या हम पैसा निकाल रहे, तो क्या बैंक से पैसा एटीएम में ट्रांसफ़र किया होगा? नहीं। लेकिन वो कैसे हो रहा है हमको नहीं मतलब है, हम जान रहे हैं कार्ड स्वैप करेंगे, अमाउंट इंटर करेंगे, पिन नंबर डालेंगे, हमको पैसा दे देगा, लेकिन ये कैसे काम हो रहा है हम लोगों को जानने का मतलब नहीं है। और भी डिटेल में अगर एग्जांपल दें तो अभी जैसे तुम ये वीडियो देख रहे हो, तो ये वीडियो कहाँ देख रहे हो जी? तुम मोबाइल में। क्या ये तुम्हारे मोबाइल में सेव था? नहीं। तुम अभी नोटिफिकेशन मिला या तुम यूट्यूब में सर्च करके इस वीडियो को देख रहे हो, तो ये वीडियो कहाँ है जी? यूट्यूब के सर्वर में है, यूट्यूब के वेबसाइट में है ना। अब यूट्यूब कहाँ की कंपनी है जी? अमेरिका की कंपनी है। तो ये सारा डेटा हम अगर यूट्यूब में वीडियो अपलोड किए हैं, कोई और भी दुनिया में जैसे अलग अलग स्टेट से, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से यूट्यूब में वीडियो अपलोड करेगा, तो सब तो यूट्यूब में ही जाके एक जगह सेव हो गया है। तो सोचो, यूट्यूब की कंपनी तो अमेरिका की कंपनी, तो मान लो कि यूट्यूब का वीडियो सारा जितना भी हम लोग अपलोड किए, बिलियंस ऑफ वीडियोज है, लाखों करोड़ों लोग रोज अपलोड करते हैं, तो वो सब कहाँ चला गया जी? अमेरिका के कंप्यूटर में सेव है। अब तुम उसको सर्च किया कि हमको ये वीडियो देखना है, तो वो वीडियो अमेरिका से तुम्हारे मोबाइल तक पहुंचा। तो तुम समझते हो कि हम सर्च करते हैं, लिखे क्वांटम कंप्यूटर, और तुमको वीडियो दिखने लगा। अब सोचो कि अमेरिका से वो वीडियो तुम्हारे मोबाइल तक कैसे आया, कैसे वो वीडियो चल रहा है। तो हमको डिटेल जानने का ज़रूरत नहीं, हम जानते हैं लिखेंगे, सर्च करेंगे तो वीडियो आ जाएगा, बस हम देख लेंगे, है ना। और एग्जांपल सिंपल देखते हैं। वॉइस कॉलिंग करते हो मोबाइल से, नंबर डायल किए, हरा बटन प्रेस कर दो, कॉल हो गया। तो मान लो यहाँ से मुंबई में किसी को कॉल कर रहे हैं, कोलकाता में किसी को कॉल कर रहे हैं, मान लो तुम्हारा कोई दोस्त, कोई रिलेटिव मुंबई में है, अब हम झारखंड में, रांची में है, हम रांची से फ़ोन कर रहे हैं, नंबर डायल किए, हरा बटन प्रेस किए, जैसे ही हरा बटन प्रेस किए नंबर डायल करके, तो मुंबई में वो फ़ोन रिंग होने लगा। अब वहाँ से फ़ोन जैसे ही उठाएगा, हम यहाँ बोलेंगे तो मेरा आवाज़ वहाँ सुनाई देगा। सोचो, यहाँ से नंबर डायल करने से मुंबई में रिंग कैसे होने लगा, कैसे यहाँ से कॉल वहाँ तक गया होगा। हम यहाँ बोलते हैं तो वहाँ मुंबई तक आवाज़ कैसे चल गया? सैटेलाइट से गया या टावर से गया? तो ये तो अलग हम लोगों को पेपर है, डेटा कम्युनिकेशन में हम लोग ये डिस्कस करते हैं, ये हम पढ़ाएंगे भी तुमको डेटा कम्युनिकेशन में। तो कभी सोचे हो कि हम जब कॉल करते हैं यहाँ से, तो मेरा आवाज़ वहाँ तक चिल्ला के तो नहीं बोल रहे हैं कि मुंबई तक सुनाई दे, तो इतना धीरे भी बोलते हैं फिर भी मेरा आवाज़ मुंबई तक पहुँचा। तो क्या ये सैटेलाइट के थ्रू गया? तो जनरली हम लोग नहीं बोलते हैं कि सैटेलाइट कम्युनिकेशन होता है, क्योंकि सैटेलाइट भी बहुत दूर है ना। हम यहाँ से बोल रहे हैं तो सैटेलाइट तक कैसे पहुँचेगा वो? सैटेलाइट भी नज़दीक थोड़ी ना है। तो ये सैटेलाइट कम्युनिकेशन नहीं होता है। तो ये सब बात की डिस्कशन है, लेकिन हम लोग को बैकग्राउंड प्रोसेस नहीं पता है कि कैसे जाएगा। हम जानते हैं हरा बटन दबा दो, कॉल हो जाएगा, वो फ़ोन उठाएगा, हम बोलेंगे, वो सुनेगा, और जैसे ही लाल बटन दबा देंगे, दोनों में से चाहे हम चाहे मुंबई वाला आदमी, कोई भी अगर रेड बटन प्रेस किया तो कॉल कट जाएगा। तो हम लोग जानते हैं बस कि कॉल कर देने से वहाँ रिंग होगा, कोई उठाएगा तो बोलेंगे, बात होगा, लाल बटन दबा देंगे, कट जाएगा। लेकिन कैसे कट जाता होगा? सोचो, रिंग हो रहा है, बात हो रहा है, यहाँ लाल बटन दबाएंगे तो वहाँ से भी फ़ोन कट गया। तो ये कैसे हो रहा है? हरा बटन दबाने से वहाँ रिंग हुआ, लाल बटन काटने से वहाँ कट गया। तो कितना ये यहाँ से मुंबई तक का कम्युनिकेशन कैसे हो रहा है? कैसे मेरा सिग्नल, वॉइस वहाँ तक जा रहा है? वहाँ से कोई बोल रहा है था, हमको यहाँ तक कैसे सुनाई दे रहा है? आपको मतलब है नहीं, कैसे हो रहा है नहीं जानते, आप जानते हैं बस होता है, हरा बटन दबाओ, कॉल होगा। अब घर में गार्जियन होंगे, दादा दादी, नाना नानी होंगे, उनको बहुत ज़्यादा स्मार्टफोन यूज़ करने नहीं आता है, तो आप उनको सिखा देते हैं। हॉटस्टार देखना, आजकल जियो फ्री हो गया तो उनको यूट्यूब देखना सिखा दिया है ना, कि आप ऐसे सर्च करेंगे, यहाँ पर टच करेंगे तो ऐसे होगा, आप यहाँ पर लाइव टीवी में जाएंगे तो टीवी देख सकते हैं। तो उनको लिख दिए, हम महाभारत सर्च करो तो महाभारत आ जाएगा, देख सकते हैं। तो उनको पता है, बस लिख देने से आ जाएगा। कैसे आ रहा है, कहाँ से आ रहा है? यूएस से, यूट्यूब का सर्वर वहाँ है। तो आपको बैकग्राउंड डिटेल जानने का ज़रूरत नहीं है, बस हम लोग जानते हैं होता है, कैसे होता है मतलब नहीं। मतलब समझ में आया जी, कि ज़रूरत का चीज़ को दिखाना और उसके बैकग्राउंड डिटेल को छिपा देना। किस किस का एग्जाम्पल दिए? स्विच में, स्विच दबाओ पंखा चलेगा, कैसे चल रहा है तुमको मतलब नहीं है ना। बाइक में, स्कूटी में, हॉर्न दबाए, हॉर्न बजा, कैसे बजा मतलब नहीं है। सोचो ना कि हम लोग अगर एक सीडी प्लेयर खरीदते हैं, अब सीडी प्लेयर है, उसमें सीडी लगाओगे तब ना सॉन्ग प्ले होगा। अब पेन ड्राइव नया खरीद लिए, और नया पेन ड्राइव मतलब खाली है, अब उसको सीडी प्लेयर में लगा दिए हैं, तो यूएसबी वाला में तो चलेगा, क्योंकि पेन ड्राइव में कोई वीडियो नहीं है, कोई ऑडियो नहीं, तो कैसे सुनोगे? तो इसके लिए कोई गाना उसमें डाउनलोड करके पेन ड्राइव में रखना होगा, तब ना प्ले होगा जी। तो मतलब क्या है, जब स्कूटी में या बाइक में प्रेस कर रहे हैं हम हॉर्न को, तो हॉर्न बजता है, तो उसमें कहीं साउंड होगा स्टोर, तब ना कि हाँ वही साउंड प्ले होगा। फिर स्पीकर लगा हुआ है, पावर भी चाहिए होगा, तो सोचो कैसे उसको करंट मिलता होगा, कहाँ बैटरी रखा हुआ है, कैसे तार लगा हुआ है, कहाँ से उस स्पीकर को साउंड मिल रहा है, फिर स्पीकर उस साउंड को प्ले कर रहा है। तो हमको मतलब नहीं, हम जानते हैं हॉर्न दबा दो ना, हॉर्न बज जाएगा, कैसे बज रहा है हमको नहीं जानना है, हमको कोई मतलब ही नहीं है। तो कंपनी क्या कर दिया, बोला कि यहाँ हॉर्न लिख दिया, हॉर्न प्रेस करो बजेगा,
कैसे बजेगा तुम छोड़ दो, वो मेरा काम है, वो कंपनी का काम है। वो तार लगा के रखा है, कहाँ से पावर देना है, कैसे बैटरी देना है, कैसे स्पीकर से साउंड प्ले होगा, वो सब उसकी काम है। तो समझ में आ गया, ज़रूरत का चीज़ को दिखाना और उसका जो डिटेल है पूरा बैकग्राउंड में जो प्रोसेसिंग है कि काम कैसे हो रहा है उसको छिपा देना, क्योंकि उसको ज़रूरत नहीं है यूज़र को। अब उतना चीज़ बताने जाएंगे ना, ज़रूरत अगर गाँव के लोग को या तुमको भी बता दें, अब कंप्यूटर ब्रांच के हो तो ये सब तो जानना चाहिए कि एक्चुअली हम जब कॉल करते हैं तो कैसे यहाँ से मुंबई तक कॉल जाता होगा, तो ये सब हम लोग अलग पेपर में पढ़ेंगे। लेकिन अगर किसी को बताने चले जाएं कि कैसे कॉल कनेक्ट होता है तो उतना जानना पड़ता अगर कि हाँ कैसे जाएगा, तो लोग फ़ोन करना छोड़ देते। अच्छा इतना करेंगे, यहाँ से ये कनेक्शन करेंगे, ये प्रोग्रामिंग करेंगे, तब जा कर के वहाँ कॉल जाएगा, तो लोग फ़ोन नहीं करते। लेकिन इतना आसान बना दिया कंपनी कि बस आप हरा बटन दबा दीजिए, बात हो जाएगा। वो इंजीनियर्स का काम है, साइंटिस्ट लोग का काम है कि आपका कम्युनिकेशन कैसे होगा। तो आपके लिए आसान कर दिया ना कि आप बस हरा बटन दबा दो, कॉल हो जाएगा। कैसे हो रहा है वो इंजीनियर और साइंटिस्ट का काम है ना। तो समझ में आ गया जी डेटा एब्स्ट्रैक्शन क्या है। डेफिनेशन अगर लिखेंगे तो क्या होगा, द प्रोसेस टू रिप्रेजेंट द इसेंशियल, मतलब जरूरी चीज, इसेंशियल थिंग्स विदाउट representing background detail is called data abstraction। समझ आया क्या कर रहे हैं जी, प्रोसेस, ऐसा प्रोसेस रिप्रेजेंट द इसेंशियल थिंग, जरूरत के चीज को, इसेंशियल जो आवश्यक है उसको दिखाइए, एंड विदाउट रिप्रेजेंटिंग बैकग्राउंड डिटेल, जो बैकग्राउंड डिटेल को है उसको दिखाए बिना, विदाउट रिप्रेजेंटिंग, बिना दिखाए किसको, बैकग्राउंड डिटेल को। इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं जी, डेटा एब्स्ट्रैक्शन कहते हैं। समझ में आ गया, रिप्रेजेंट जरूरत की चीज़ को दिखाओ और बाकी डिटेल का ज़रूरत हमको नहीं है, बैकग्राउंड में कैसे काम हो रहा है। तो ये कह सकते हैं ना कि बैकग्राउंड डिटेल आर हिडन, है ना, टू हाइड द बैकग्राउंड, टू हाइड द बैकग्राउंड डिटेल, है ना। शॉर्ट में कह सकते हैं डेटा एब्स्ट्रैक्शन क्या है जी, टू हाइड द बैकग्राउंड डिटेल। बैकग्राउंड डिटेल को हाइड करना ही क्या कहलाता है, डेटा एब्स्ट्रैक्शन कहलाता है। अब एग्जांपल से देखते हैं, अगर रियल लाइफ एग्जांपल देखें हम लोग when we press the horn switch, हॉर्न का स्विच प्रेस किए, then it plays a sound, तब ये एक साउंड को प्ले करता है, but the background detail, या बोल सकते हैं बैकग्राउंड प्रोसेस, आर हिडन फ्रॉम अस, हम लोगों से छिपा हुआ है। फिर से एक बार समझ लो, हम क्या बोले, ज़रूरत की चीज़ को दिखाओ और बैकग्राउंड डिटेल को छिपाओ, मतलब हाइड कर देना। हमको बैकग्राउंड डिटेल नहीं जानना कैसे हो रहा है, बस हम जानते हैं कि होता है, स्विच दबाएंगे पंखा चलेगा, स्विच को ऑफ करेंगे पंखा बंद हो जाएगा, स्विच को ऑन करेंगे लाइट जलेगा, स्विच ऑफ करेंगे लाइट ऑफ होगा, हॉर्न को प्रेस करेंगे स्विच को तो हॉर्न बजेगा, नहीं प्रेस करेंगे तो नहीं बजेगा। समझ गया, कॉल बटन, हरा बटन प्रेस करेंगे तो कॉल होगा, लाल बटन प्रेस करेंगे तो कट हो जाएगा। हमको इतना पता है, कैसे हो रहा है हमको नहीं जानना। तो वही लिखा है, व्हेन वी प्रेस द हॉर्न स्विच, हॉर्न के स्विच को प्रेस किए, देन इट प्लेज अ साउंड, जैसे ही हॉर्न का स्विच को प्रेस किए तो क्या प्ले किया, एक साउंड प्ले किया, बट द बैकग्राउंड डिटेल, लेकिन जो उसका जो बैकग्राउंड डिटेल है, बैकग्राउंड जो प्रोसेस है कि कैसे हो रहा है, वो हिडन है फ्रॉम अस, हमारे से वो छिपा हुआ है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डेटा एब्स्ट्रैक्शन। ठीक है, इसको हम लोग प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट में भी आगे देखेंगे, अभी हम लोग बस थ्योरेटिकली देख रहे हैं कि उप्स का फीचर्स क्या है। तो डेटा एब्स्ट्रैक्शन समझ में आ गया। अच्छा, अगर हम लोग इसको प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट में अगर एग्जांपल, जैसे आपका भाइवा हो रहा है या इंटरव्यू हो रहा है और आपसे पूछ दिया कि डेटा एब्स्ट्रैक्शन क्या है, तो आप तो डिफाइन कर देंगे कि हाँ ऐसा प्रोसेस जिसमें द प्रोसेस टू रिप्रेजेंट द ओनली इसेंशियल थिंग एंड द प्रोसेस टू हाइड द बैकग्राउंड डिटेल्स,
है ना, या विदाउट इंक्लूडिंग द बैकग्राउंड डिटेल्स, दैट इज कॉल्ड डेटा एब्स्ट्रैक्शन। तो बोलेगा फॉर एग्जांपल, तो बोलेंगे जैसे सर स्विच दबा देते हैं तो हॉर्न बज जाता है, लेकिन कैसे बजता है हम लोग को जानने का ज़रूरत नहीं है, इसको डेटा एब्स्ट्रैक्शन बोलते हैं। कंपनी दे दिया है, लिख देता है प्रेस हेयर, तो प्रेस कर देते हैं, साउंड प्ले हो जाता है, कैसे प्ले होता है हम लोग को नहीं जानने का ज़रूरत है, ये डेटा एब्स्ट्रैक्शन है। बोलेगा कोई प्रैक्टिकली मतलब कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट में बताओ, तो बोलेंगे क्या, देखो प्रोग्रामिंग करते समय तुम लिखते हो ना CLR SCR, ये फंक्शन है। अब ये तो सब कोई जानता होगा, CLR क्या फंक्शन यूज करते हैं जी, क्लियर स्क्रीन। बोले क्लियर स्क्रीन लिख देते हैं ना, तो स्क्रीन प्रीवियस जो आउटपुट जो प्रिंट हुआ होगा स्क्रीन पे उसको क्लियर कर देता है ना, क्लियर स्क्रीन। अब कैसे क्लियर करता होगा, इसका कोडिंग हमको पता है नहीं, बस लिख देते हैं क्लियर स्क्रीन और वो क्लियर कर देता है। अब वो कैसे करता है हमको नहीं मतलब, उसका कोडिंग हम नहीं लिखेंगे, उसका कोड लिखा हुआ है। कौन लिखा है, जो C++ को बनाया जार्नेस स्ट्रॉस्ट्रप, है ना, तो वो बोल रहे हैं कि इसका कोडिंग पहले से किया हुआ है, तुमको करने का ज़रूरत नहीं है, बस तुम क्लियर स्क्रीन लिख देना। अब क्लियर स्क्रीन लिख दोगे तो नहीं होगा, CLR SCR ही लिखना होगा। CLR मतलब क्लियर का शॉर्ट फॉर्म, SCR मतलब स्क्रीन का शॉर्ट फॉर्म, और ये फंक्शन का साइन है, ये लिख दो, अब वो क्लियर कर देगा। तो बोलेगा इसका कोडिंग कहाँ है, आपने खाली CLR SCR लिखने से थोड़ी हो गया। बोला हाँ इसका कोडिंग वो कर दिए है ना, ये कैसे काम करेगा, इसका बैकग्राउंड डिटेल कैसे काम हो रहा है हमको जानने का ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये काम करता है। तो बोला इसका कोडिंग तो होगा, जार्नेस स्ट्रॉस्ट्रप बनाए हैं या डेनिस रिची अगर बनाए थे तो इसका कोडिंग कहीं रखे होंगे ना। तो बोलेंगे हाँ कोडिंग है। तो बोला अगर क्लियर स्क्रीन लिखे हो तो इसका कोड खोजेगा प्रोग्राम, तो इसका कोडिंग कहाँ है जी, conio.h में। इसीलिए ऊपर में क्या इंक्लूड कर देना पड़ता है, हैश इंक्लूड conio.h। जब तक हैश इंक्लूड conio.h नहीं लिखोगे तब तक क्लियर स्क्रीन काम नहीं करेगा। अगर क्लियर स्क्रीन लिख दिए हो और ऊपर में conio.h नहीं लगाए हो तो क्लियर होगा ही नहीं, एरर देगा कि क्या लिख दिए हैं क्लियर स्क्रीन। तो इसको सपोर्ट करने के लिए, इसका कोडिंग को ढूंढने के लिए तुमको वहां पर हैश इंक्लूड conio.h ऊपर में लिखना होगा। तो समझ में आ रहा है, हम लोग CLR SCR लिख देते हैं, अब वो कैसे क्लियर होता है हमको मतलब नहीं, लेकिन क्लियर कर देता है, और इसका कोडिंग है conio.h में हम लिख दिए। अब वो कैसे जाता होगा, जब क्लियर स्क्रीन का काम पड़ता होगा तो conio.h में जाता होगा, conio.h में इसका कोडिंग लिखा हुआ है, लाइन बाय लाइन काम करता होगा, स्क्रीन को मिटाता होगा, लेकिन हमको उतना जानने का जरूरत नहीं कि कैसे क्या कोडिंग लिखा हुआ है, बस मिटा देता है, जानते हैं। और देखो SQRT स्क्वायर रूट, अब लिख देते हैं ऐसे 16, तो 16 का रूट निकाल देता है। तो 16 का रूट निकाल के कितना बता देगा, 4। अब वो कैसे रूट निकाला हमको नहीं मतलब है, लेकिन रूट निकाल के दे देता है ना। और एक देखते हैं गेट CH यूज करते हैं हम लोग आउटपुट स्क्रीन को रोकने के लिए। तो गेट CH गेट कैरेक्टर का शॉर्ट फॉर्म नाम है, जैसे ये क्लियर स्क्रीन का शॉर्ट फॉर्म है वैसे ही गेट कैरेक्टर का, गेट मतलब गेट अलग और CH मतलब कैरेक्टर। तो गेट कैरेक्टर का काम है जो भी आउटपुट स्क्रीन पे प्रिंट हुआ है उसको रोकता है। कब तक रोकेगा जी, गेट कैरेक्टर, जब तक उसको एक कैरेक्टर नहीं मिल जाता है। तो बोला कि अच्छा ये आउटपुट को कैसे रोकेगा, तो कितना देर रोकेगा, जब तक कोई कैरेक्टर नहीं मिलेगा। तो हम आउटपुट देख रहे हैं, ऐसे देख रहे हैं, हम कुछ प्रेस ही नहीं कर रहे हैं, तो आउटपुट दिखता रहेगा दिखता रहेगा। हम जैसे ही कोई बटन प्रेस करेंगे खत्म हो जाएगा आउटपुट। तो क्यों रोका हुआ था, कौन रोका था उसको, गेट CH रोका था। तो गेट CH तब तक रुकता है जब तक उसको कोई एक कैरेक्टर नहीं मिलता है, जब तक हम कोई कैरेक्टर प्रेस नहीं करते हैं। तो जैसे ही प्रेस करेंगे इसको एक कैरेक्टर मिल गया, क्योंकि गेट कैरेक्टर, इसको एक कैरेक्टर चाहिए था, गेट मतलब लेना पाना, तो उसको एक कैरेक्टर का जरूरत था। जैसे ही हम एक कैरेक्टर दिए प्रोग्राम खत्म हो गया। तो मतलब उतना ही देर रोकेगा जब तक उसको कैरेक्टर नहीं मिलता है। तो हम नहीं देते हैं तो दिखता रहता है दिखता रहता है। जैसे ही प्रेस किया कुछ भी ABCD 1 2 3 इंटर हैश कुछ भी स्पेस वगैरह कुछ भी हो, कोई भी एक कैरेक्टर हो, प्रेस किए तो खत्म हो जाएगा, क्योंकि इसको कैरेक्टर मिल गया, आउटपुट उतना ही देर दिखाएगा ये। तो ये कैसे आउटपुट स्क्रीन को रोक रहा है हमको मतलब है, वो आउटपुट स्क्रीन को कब तक रोक रहा है, जब तक हम कोई बटन प्रेस नहीं कर रहे हैं। तो इसका कोडिंग तो कोई किया होगा ना। तो हम लोग लिखते हैं गेट CH और वो रोक देता है। कैसे रोकता है हमको नहीं मतलब, बस गेट CH लिख दो वो रोक देगा। अब कैसे रोकता है हमको कोई मतलब नहीं, हम लोग जानते हैं कि गेट CH लिखने से रुकता है। तो बोला इसका भी तो कोडिंग लिखा होगा कि कैसे वो रोकेगा यूजर का रिस्पांस के का, जब तक यूजर कोई रिस्पांस नहीं करेगा, जब तक कुछ प्रेस नहीं करेगा तब तक आउटपुट रुका रहेगा। तो इसका भी कोडिंग होगा, और इसका भी कोडिंग कहाँ है, conio.h में। तो जब तक conio.h इंक्लूड नहीं करोगे ना ही गेट CH काम करेगा ना ही क्लियर स्क्रीन। अब ये मत सोचना कि गेट CH और क्लियर स्क्रीन लगा दिए तो 2 बार conio.h इंक्लूड कर देंगे। एक बार conio को इंक्लूड कर दिए तो क्लियर स्क्रीन भी काम कर जाएगा, गेट CH भी काम कर जाएगा, दोनों का कोडिंग उसके अंदर है। तो समझ में आएगा जी
डेटा एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है कि हम लोग जानते हैं कि गेट सी एच लिखने से रुकेगा, क्लियर स्क्रीन लिखने से क्लियर होगा, लेकिन वो कैसे करता है हमको इसे जानने का कोई मतलब नहीं है। तो ये भी क्या है, डेटा एब्स्ट्रैक्शन। हमको दे दिया है फंक्शन बना के कि गेट सी एच लिख देना, हम रोक देंगे, क्लियर स्क्रीन लिख देना, हम क्लियर कर देंगे। तो है ना डेटा एब्स्ट्रैक्शन। ज़रूरत का चीज़ हमको दे दिया है नाम की, ये नाम याद रखो बस। अब वो कैसे होता है तुमको जानने का ज़रूरत नहीं है। तो प्रोग्रामिंग में अगर वाइवा में पूछा तो दोनों एग्जाम्पल दे देना जी, रियल लाइफ एग्जाम्पल ऐसे, पंखा का स्विच दबाए जला, पंखा चल रहा, ऑफ किए ऑफ हो गया, स्विच हॉर्न का दबाए साउंड प्ले हुआ, है ना। और अगर प्रोग्रामिंग में एग्जांपल देना तो ऐसे दे देना कि सर क्लियर स्क्रीन तो लिख देते हैं, वो क्लियर कर देता है, बट उसका कोडिंग हमको जानने का ज़रूरत नहीं कि कैसे क्लियर होता है। गेट सी एच आउटपुट रोक देता है, कैसे रोकता है हमको कोई मतलब नहीं। तो समझ में आ गया डेटा एब्स्ट्रैक्शन। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं इनकैप्सुलेशन। फोर्थ फीचर ना UPS का, इनकैप्सुलेशन। अब इसको अगर अलग अलग पढ़ा जाए, अलग देखो, जनरली ऐसा नहीं होता है, हम इसको बस ऐसे ही लिख रहे हैं। इन कैप्सूल मतलब इन कैप्सूल, कैप्सूल के अंदर। तो जैसे हम लोग मेडिसिन देखते हैं ना, कैप्सूल के अंदर बहुत सारे चीज़ों को कंपोजिशन करके मेडिसिन बनता है। मेडिसिन के अंदर देखे होगे ना, जब कैप्सूल है उसके अंदर कितना कंपोजिशन लिखा होता है कि 5% ये है तो 20% ये, इसे मिला के कंपोजिशन करके मेडिसिन बनाया। तो रैप किया हुआ है ना उसके अंदर मटेरियल्स को रख के, और ऐसे प्लास्टिक के अंदर रैप किया हुआ है कैप्सूल के अंदर। जब आप किसी को गिफ्ट देते हो तो क्या करते हैं जी, आप रैप करते हैं, है ना। जैसे आप गिफ्ट दे रहे हो ऐसे, तो आप चाहते हैं कि सरप्राइज़ दें, या अगर आप चाहते हैं कि बाहर से कोई उसको ना देखे, तो आप उसको क्या कर देते हैं, रैप कर देते हैं, ऐसे कवर लगा देते हैं, है ना। तो कवर करना, रैप करना या बाइंड करना, है ना। तो रैपिंग या बाइंडिंग क्यों कर रहे हैं, दो चीज़ों के। एक तो कोई बाहर से देख ना पाए, सिक्योरिटी, हाइड कर दिए बाहर से, है ना। बाहर लोग अब देख ही नहीं पाएगा क्या गिफ्ट दिया, सरप्राइज हो गया, कोई देख ही नहीं पा रहा है। तो एक तो हो गया सिक्योरिटी रीजन से हाइड कर दिए बाहरी लोगों से कि देख नहीं पाएगा। और दूसरा क्या बोल रहे हैं, रैप कर क्यों रहे हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पर इनकैप्सुलेशन को बोलें, सिंपली डिफाइन करें, तो जैसे हम लोग क्लास, एक क्लास बनाते हैं जिसका नाम ABC है, यहाँ ऐसे सेमीकोलन से क्लोज करते हैं। अब यहाँ पर एक वेरिएबल बनाते हैं जैसे इंट x। देखो सी प्रोग्रामिंग में एक टॉपिक था स्ट्रक्चर, सेम उसी तरह से है, बस यहाँ क्लास के जगह वहाँ स्ट्रक्ट लिखते थे, ऐसे लिखते थे ना, स्ट्रक्ट। यहाँ भी हम क्या लिखे हैं, क्लास, तो वहाँ स्ट्रक्ट लिखते थे तो वो स्ट्रक्चर बन जाता था, यहाँ क्लास लिखे हैं तो क्लास बनता है। अब हम लोग क्लास, ओप्स का मतलब ही होता है क्लास, क्लास एंड ऑब्जेक्ट की बात करते हैं हम लोग, है ना। और जब भी क्लास, स्ट्रक्चर भी ऐसे सेमीकोलन से बंद होता था, क्लास भी सेमीकोलन से बंद होता है। अब इसके अंदर एक इंट x बनाए हैं, एक फ्लोट y बनाए हैं, और एक इंट p बना दिए हैं, तीन वेरिएबल्स बनाए। फंक्शन बनाते हैं void show एंड void display, ओके। तो ये दो क्या है, फंक्शन है, और ये तीन क्या है, वेरिएबल्स हैं, है ना, डेटा मेंबर्स हैं। तो है तो तीनों एक घर का, ये जो क्लास है, एक क्लास समझ लो या एक घर समझ लो। एक घर के अंदर 5 लोग हैं, लेकिन ये 2 फंक्शन है और ये 3 डेटा है। तो इन तीनों को क्या कहेंगे, इन तीनों को हम कह रहे हैं मेंबर। तो ये सभी हैं, ये भी 5 मेंबर हैं इस घर के अंदर, लेकिन इन तीनों को अलग मेंबर कह रहे हैं। जैसे बोलते हैं मेल फीमेल होते हैं ना घर के अंदर, मेल मेंबर्स एंड फीमेल मेंबर्स, वैसे ही अलग अलग कैटेगरी का है, ये 3 अलग हैं और ये 2 अलग है। तो इनको हम बोलते हैं डेटा मेंबर्स, ओके। विजिबल है यहाँ तक, डेटा मेंबर्स, ओके। और ये जो 2 हैं, इन दोनों को हम लोग बोलते हैं फंक्शन मेंबर्स, फंक्शन मेंबर्स। मेंबर फंक्शन भी पढ़ते हैं लोग, तो डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शन, क्योंकि ये दोनों फंक्शन हैं, जैसे गेट सी एच फंक्शन, क्लियर स्क्रीन फंक्शन है ना, उसी तरह से। तो फंक्शन मेंबर 2 हो गए और डेटा मेंबर 3 हो गए, इंट फ्लोट इंट वाले। तो सबको एक कैप्सूल, जैसे कैप्सूल के अंदर भर देते हैं और बंद कर देते हैं ना, वैसे यहाँ पर इन सबको एक क्लास के अंदर बंद कर दिए, यहाँ से यहाँ तक क्लास है और सेमीकोलन से बंद कर दिया, मतलब एक सिंगल यूनिट के अंदर बंद कर दिए। जैसे कैप्सूल में क्या किए कि एक ही कैप्सूल के अंदर बहुत सारे मटेरियल्स को क्या कर दिए, कंपोजिशन करके और मिक्स करके बंद कर दिए। तो डेफिनेशन पहले अगर लिखेंगे, इनकैप्सुलेशन का मतलब तो क्या होगा, रैपिंग, रैप करना। रैपिंग द, किसको किसको रैप कर रहे हैं, डेटा मेंबर को और मेंबर फंक्शन को, किसमें, एक ही यूनिट के अंदर। द रैपिंग द डेटा मेंबर्स, रैपिंग द डेटा मेंबर्स एंड किसको,
मेंबर फंक्शंस को, डेटा मेंबर और फंक्शन मेंबर दोनों को। रैपिंग द डेटा मेंबर एंड फंक्शन मेंबर्स इन अ सिंगल यूनिट इज कॉल्ड इनकैप्सुलेशन। तो सिंपली इनकैप्सुलेशन का मतलब ही सिर्फ इतना है जी, रैपिंग द डेटा एंड फंक्शंस, सिंपली, है ना। रैपिंग द डेटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन इन अ सिंगल यूनिट। देखो डेटा मेंबर को और मेंबर फंक्शन को एक यूनिट के अंदर बंद कर दिए, रैप कर दिए, इसी को क्या कहते हैं? इनकैप्सुलेशन कहते हैं। समझ में आ गया? अब इससे फायदा क्या हुआ? सिंपल टर्म में क्या कहेंगे जी? रैपिंग, बस रैपिंग या बाइंडिंग, बस शॉर्ट फॉर्म में अगर कहो तो रैपिंग एंड बाइंडिंग, दैट इज कॉल्ड इनकैप्सुलेशन, है ना। रैपिंग और बाइंडिंग द मेंबर्स, बस रैपिंग या बाइंडिंग द मेंबर्स, दैट इज कॉल्ड इनकैप्सुलेशन। शॉर्ट फॉर्म में कहें तो ये भी लिख सकते हैं इन अ सिंगल यूनिट, इन अ सिंगल यूनिट। अब वो डेटा मेंबर है कि मेंबर फंक्शन से मतलब नहीं है, सीधा लिख दिए कि रैप करना या बाइंड करना, किसको? मेंबर्स को। कहाँ? सिंगल यूनिट में, एक ही यूनिट के अंदर, जैसे है ना कैप्सूल के अंदर सबको एक साथ बंद कर दिए, वैसे ही लिख दिए कि चाहे रैप करना या बाइंड करना मेंबर को एक सिंगल यूनिट में, दैट इज कॉल्ड इनकैप्सुलेशन। अब इससे फायदा क्या हुआ? एक यूनिट में बंद करके क्या किए? तो हम बोले अगर वो बंद कर दिए, जैसे गिफ्ट को बंद पैक कर दिए, किसी को गिफ्ट दे रहे, एक तो सरप्राइज है, तो एक तो बोल दिए किस लिए किए ना, कि बाहरी आदमी देख नहीं पाएगा, मतलब बाहर आदमी से छिपाने के लिए, बाहरी आदमी उसको देख ना सके, तो प्रोटेक्शन हो रहा है ना, सिक्योरिटी है। तो हम बोलेंगे क्या कि बाहरी आदमी उसको देख नहीं पाएगा, मतलब हिडन फ्रॉम द आउटसाइडर्स। तो कहेंगे क्या? ये डेटा हाइडिंग का कॉन्सेप्ट देता है। इट प्रोवाइड्स द कॉन्सेप्ट ऑफ डेटा हाइडिंग, है ना। डेटा को क्या कर दिया जी? हाइड कर दिया। किससे? तो लिख देंगे इट हाइड्स द मेंबर्स, सीधा लिख दो दोनों को, इट हाइड्स द मेंबर्स फ्रॉम द आउटसाइडर्स, है ना। फिर से हम रिपीट कर रहे हैं, व्हाट इज इनकैप्सुलेशन? तो कह दिए कि डेटा मेंबर को और मेंबर फंक्शन को एक यूनिट में बंद करना, रैप करना, इनकैप्सुलेशन कहलाता है। सिंपल टर्म में कहें तो रैपिंग या बाइंडिंग मेंबर को सिंगल यूनिट में, ये क्या प्रोवाइड करता है? डेटा हाइडिंग। तो बोला किससे हाइड करता है? आउटसाइडर्स से। इसी को तो ये बेनिफिट है, अगर इनकैप्सुलेशन किए हैं तो हमको एक तो सिंगल यूनिट में आ गया सब, और ये बाहरी से, बाहरी आउटसाइडर से, कि बाहरी जो मेंबर्स होंगे, आउटसाइडर्स जो होंगे, जो कि क्लास के मेंबर्स नहीं होंगे, उनसे डेटा को प्रोटेक्शन मिल रहा है। डेटा हाइडिंग का कॉन्सेप्ट होगा। यहाँ तक समझ में आ गया? तो इनकैप्सुलेशन भी समझ में आया होगा। अब ये देखो, ये जो क्लास है ना, यहाँ से यहाँ क्लोज हुआ है, इसके बारे में आगे पढ़ेंगे कि इसको यूजर डिफाइंड डेटा टाइप क्यों कहते हैं। तो 4 फीचर्स हम लोगों ने पढ़ लिया, क्लास पढ़ लिया, ऑब्जेक्ट पढ़ लिया, डेटा एब्स्ट्रैक्शन पढ़ लिया और इनकैप्सुलेशन पढ़ लिया। ओके, डेटा एब्स्ट्रैक्शन मतलब क्या था जी? जरूरत का चीज़ दिखाओ, बैकग्राउंड डिटेल को छिपा दो, जरूरत नहीं हमको उतना जानने का। और इनकैप्सुलेशन में क्या हो गया कि एक ही यूनिट के अंदर सबको बंद कर देना, दैट इज कॉल्ड इनकैप्सुलेशन। और बंद करने से क्या फ़ायदा हुआ? कवर करने से कि बाहरी आदमी उसको एक्सेस नहीं कर पाएगा, देख नहीं पाएगा, तो डेटा हाइड हो जाएगा बाहरी आदमी से, बाहरी लोगों से छिपा हुआ है। ओके, तो यहाँ तक कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे पॉलीमॉर्फिज्म और इनहेरिटेंस। ओके, तो सब्सक्राइब कर लेना ताकि नेक्स्ट वीडियो को जब अपलोड होगा तो नोटिफिकेशन मिलेगा और तुरंत से देख पाओगे। ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे दे तुम लोगों को कि अगर ऑफलाइन क्लास ज्वाइन करना चाहते हो तो हमारे यहाँ 20 अक्टूबर को, 20 अक्टूबर को फ्रेश बैच स्टार्ट हो रहा है BCA BSc IT के स्टूडेंट्स के लिए। और वहाँ एकदम जीरो लेवल से स्टार्टिंग से पढ़ाया जाएगा। प्रैक्टिकल क्लासेस भी प्रोवाइड किए जाएंगे, यूनिट वाइज टेस्ट होता है, PDF भी प्रोवाइड किया जाएगा यूनिट वाइज। ओके, तो 20 अक्टूबर को आप ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं क्वांटम कंप्यूटर में आकर के। ओके, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। थैंक यू।